बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं हॉस्पिस सर्जरी हॉस्पिस का पार्ट 3। अच्छा जी, सर्जरी होने के बाद हम कुछ ड्रेन डालते होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रेडिविक सक्शन ड्रेन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस क्या क्या है इसके बारे में? आइडेंटिफिकेशन, यूजेस, कॉम्प्लिकेशंस और विच प्रोसीजर्स इन विच इट इज़ यूज्ड। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या है? सक्शन ड्रेन। पोस्ट ऑफ यूज़ होता है, मींस के जब सर्जरी हो जाएगी तो क्योंकि वोंड है वहाँ पे, तो वोंड से कुछ ना कुछ सिक्रीशंस लीक करनी होती हैं, तो सिक्रीशंस इकट्ठी जब होती हैं तो इस ड्रेन के थ्रू वो ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है। अगर सिक्रीशंस इकट्ठी रहें और ड्रेन ना हो तो वोंड हीलिंग में डिले होगा, वोंड हीलिंग आसानी से नहीं होगी। और दूसरा, खुदा ना खास्ता वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सर्जरी की, तो फिर ड्रेन में पास आना शुरू हो जाती है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि वोंड का इन्फेक्शन हो गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इट प्रिवेंट्स हीमाटोमा एंड सीरोमा। और यूज़ कहाँ कहाँ होती है? थायरॉइडेक्टमी में, मास्टेक्टमी में और किसी भी बड़े ऑपरेशन में यूजली ड्रेन्स डाले जाते होते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, व्हाट इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट? आइडेंटिफिकेशन, इट्स यूजेस और इसको रिमूव करने के लिए पहले कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं और कब इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो इसकी आप शेप देखें तो शेप कैसी है? दिस इज़ टी ट्यूब, ठीक है। ये टी ट्यूब यूज़ कहाँ पे होती है? ये आपके सिस्टम जो बिलरी सिस्टम है वहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। बिलरी सिस्टम में ये यूज़ होती है। बेसिकली होता क्या है? राइट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिलकर क्या बनाती है? सीबीडी। सीबीडी आगे आके ड्रेन होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर ये हमने ये गॉलब्लैडर रिमूव कर दिया, सर्जन को शक पड़ता है कि यार यहाँ पे कोई स्टोन है, लेकिन जो कि वो उसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहता अभी इस वक्त, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक निक देते हैं, निक दे के यहाँ पे एक ट्यूब डाल देते हैं, ये जिसको हम टी ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब के थ्रू बाद में कंट्रास्ट देते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट दे के फिर इसको कहते हैं टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम, कोलेंजियोग्राम। टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम में अगर स्टोन नज़र आ जाए तो फिर क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप, उस टी ट्यूब की एक्सप्लोरेशन की जाती है, उसमें से स्टोन निकाला जाता है, या उस पेशेंट की फिर को रेफ़र कर दिया जाता है ईआरसीपी के लिए, ठीक है। देखने के लिए कि टी ट्यूब इन प्लेस है, डायलेटेड इंटरपेटिक डक्ट्स हैं, डाई जो है वो मुकम्मल तौर पे उसमें जा रही है, और लोअर एंड पे शेडो जो है वो आ रहा है डाई का। अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी तो डाई जो है पूरा यहाँ से होते हुए यहाँ तक आएगी। अगर यहाँ पे स्टोन होगा तो डाई यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। अच्छा, रिमूव कब करनी है? यूजुअली अब आफ्टर 10th पोस्ट ऑप डे पे ही रिमूव करते हैं। अच्छा, आईवी लाइन, इसको आप लोग यूजुअली हमने इसको कहते होते हैं बेनुला। बेनुला इज़ अ ब्रांड नेम, ठीक है। बेसिकली दिस इज़ आईवी कैनुला, दिस इज़ आईवी कैनुला। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इंडिकेशंस क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, कलर्स से कैसे पहचानना है हमने इसे, और आईवी लाइन और किस तरीके से मेंटेन की जा सकती है। तो दिस इज़ आईवी कैनुला, सेफ्लिक वेन, बेसिलिक वेन, क्यूबिटल फोसा। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं? स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, और फ्लीबाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकती है। और कैनुला का ये पता है आपको, प्लास्टिक का होता है कि टूट के आगे भी जा सकता है, एम्बोलाइजेशन हो जाए उसकी, ठीक है। ऑरेंज 14, ग्रे 16, ग्रीन 18, पिंक 20, ब्लू 22 और येलो 24। ये कैनुला के यूजली कलर्स होते हैं इनके साइज़ के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि ये येलो कलर है, ऑरेंज कलर ये कह लो, ठीक है। इसके थ्रू हम तो दे क्या कह सकते हैं? इसके अलावा और हम लोग क्या कर सकते हैं? आईवी कैनुला के अलावा वेनी सेक्शन कर सकते हैं, पेशेंट की वेनी सेक्शन कर सकते हैं,
ये 2 क्वेश्चन बोला था, जवाब बोला था। अच्छा जी, ट्रॉमा की हिस्ट्री दी होगी और ये वाली पिक्चर दी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली, ये जो बोन है इसकी वो अगर ख़राब हुई हुई है, कंटिन्यूएशन एक्सरे और बोन्स के एक्सरे हो तो आपने बोन्स की कंटिन्यूएशन पे गौर करना है। बोन्स एक कंटिन्यूसली चलती हुई जा रही है, अगर उसमें कंटिन्यूएशन में ब्रेक आ रहा है तो मोस्ट लाइकली वो फ्रैक्चर का एक्सरे है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी, स्टेप्स इन मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस और कॉमन साइड्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर ऑफ द राइट क्लेविकल, ठीक है। एनाल्जेसिया देंगे पेशेंट को, कॉलर एंड कफ लगाएंगे और इंटरनल फिक्सेशन भी की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, जितने भी फ्रैक्चर्स हैं उनकी ये वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आप लोगों ने याद करनी है, जो लिखी हुई हैं। नॉन यूनियन मीन्स के बोन्स आपस में यूनाइट ही ना हो। मेल यूनियन मीन्स के बोन टेढ़ी मेढ़ी जुड़ गई हैं आपस में। स्टिफनेस, जोड़ यूज़ नहीं होगा तो जोड़ अकड़ जाएगा। इंजरी टू दी वेन एंड नर्व्स, ठीक है। इंजरी टू दी अकम्पनिंग ब्लड वेसल्स, ठीक है। आपको पता है हमारी चीज़ समझाई थी कि जब हड्डी टूटती है उसके मार्जिन बहुत शार्प होते हैं, तो मार्जिन जो है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर सकते होते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होती है एट दी, हम आपको याद होगा कि जो क्लेविकल होती है उसकी शेप इस तरह की होती है, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मीडियल, मिडल और लेटरल, ठीक है। तो एट द जंक्शन एंड मिडल एंड आउटर थर्ड, तो ये वाला जो जंक्शन होता है, इस ये वाला एरिया सबसे कॉमनली फ्रैक्चर होता है। इस एक्सरे के ऊपर भी ये वाला एरिया फ्रैक्चर्ड है, ठीक है। ये वाला एरिया मिडल और लेटरल थर्ड जो है वो डैमेज्ड है। अच्छा जी, ये किस चीज़ का एक्सरे है बेसिकली। इस एक्सरे में आप लोग वो देखें तो एक रेडियो ल्यूसेंट लाइन नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये स्टंट डाला हुआ है, स्टंटिंग की गई है। स्टंटिंग किस केस में की जाती है, यूरेटरी स्टंट। यूरेटर को रिपेयर किया गया हो, यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो ड्यू टू स्टोन और स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टोन या स्ट्रक्चर या प्री प्रोसीजर लिथोटमी से पहले, ठीक है। इस जब भी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी जाएगी, फॉरेन बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो फॉरेन बॉडी एक इन्फेक्शन का सोर्स होती है, ठीक है, इन्फेक्शन का सोर्स होती है। और दूसरा, यूरिन के अंदर जैसे हमें पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इस स्टोन के ऊपर, इस स्टेंट के ऊपर स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। इनको स्टरलाइज कैसे करते हैं, गैमा रेडिएशन के थ्रू, गैमा रेडिएशन के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। अच्छा जी, बिलरी ट्री को देखने के लिए हम 3-4 चीज़ें यूज़ करते हैं। ERCP, MRCP, T-ट्यूब कोलेंजियोग्राम और PTC, परपेटिक ट्रांसपेटिक परकुटेनियस ट्रांसपेटिक कोलेंजियोग्राम, PTC, ठीक है। अच्छा, ये जो अगर आपको इमेज के अंदर ये वाली चीज़ पिक्चर नज़र आ रही हो तो ये स्कोप है बेसिकली। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, स्कोप है। तो ये ERCP बेसिकली एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कॉन्जियोपेंक्रेटोग्राफी है ये। तो इसके थ्रू, ये हम स्कोप के थ्रू या हम लोग एम्पुला में जाते हैं, एम्पुला में डाई इंजेक्ट करते हैं, डाई जो है हम लोग देखते हैं फिर कहाँ तक पहुँची है। ये पैंक्रेटिक डक्ट है ये वाली, और ये आपकी CBD है, और ये CBD ऊपर से पूरा पूरा बिली ट्री देखे कैसे रोशन हो गया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रेडियोग्राफ, इंडिकेशंस, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। ERCP बहुत फेवरेट टॉपिक है,
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, ठीक है। बेसिकली ईआरसीपी कोलेंजियोग्राम है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन को जो ईआरसीपी और एमआरसीपी में क्या डिफरेंस है, एमआरसीपी जो है वो एमआरआई मशीन पे होता है और वो सिर्फ डायग्नोस्टिक होता है, एमआरसीपी इज़ ओनली डायग्नोस्टिक, जबकि ईआरसीपी जो है इस पे हम लोग वो स्टोन रिमूव भी कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को डायलेट भी कर सकते हैं, तो ये थेरापीटिक भी है, डायग्नोस्टिक भी है और थेरापीटिक भी है, इज़ आल्सो थेरापीटिक, ईआरसीपी इज़ आल्सो थेरापीटिक, ठीक है। एमआरसीपी इज़ ओनली डायग्नोस्टिक, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को डायग्नोस करना, टू सी द डायलेटेड ब्लीडिंग चैनल्स, थेराप्यूटिक स्टोन रिमूवल, बैलून डायलिटेशन, उस स्ट्रक्चर और स्टेंट, और उस जब जहाँ पे स्ट्रक्चर बना वहाँ पे फिर स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट डालने का क्या, इससे क्या होता है कि बाइल जो है वो ईजिली फ्लो कर जाएगा, ठीक है। पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उससे पहले चूँकि इसमें कंट्रास्ट देना होता है तो हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, अंदर स्फिंक्ट्रोटमी की जाती है, कट दिया जाता है, तो कट देने से पहले पेशेंट का PTINR चेक करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि प्रोसीजर हो रहा है बाहर से, मुंह से बैक्टीरिया इनकॉर्पोरेट होते हैं, तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी है, ठीक है। और कंसेंट और एक्सप्लेनेशन तो है ही है ना। अच्छा, इसी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और डिडनल परफोरेशन हो सकती है, ये इसकी नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं सारी के, इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। जब भी कट लगेगा ब्लीडिंग होगी, जब भी कोई प्रोसीजर होगा उसका हमेशा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है। चूँकि आपकी गट नज़दीक ही है, गट्स के थ्रू जाते हैं तो डिडनल की परफोरेशन भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट है वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट हुआ है, तो क्या है ये, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये सारा कंट्रास्ट है, वाइट कंट्रास्ट जो ना वाइट नज़र आता होता है, कंट्रास्ट वाइट नज़र आता है, तो कंट्रास्ट देखें ये आगे यहाँ से गुजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे मसला है। तो ये स्टमक है, स्टमक आगे, स्टमक का कॉन्टैक्ट आगे ड्यूडेनम में नहीं जा रहे, तो ये स्टमक की परफोरेशन है, सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, कॉमन काजेस, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स क्या होंगी, इस पर इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे और मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आपके रिटन का भी और वाइवे का भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन रीज़न क्या होती है, स्टमक ने एम्प्टी होना होता है ड्यूडेनम के अंदर थ्रू पाइलोरस, तो पाइलोरस की स्टेनोसिस होगी तो स्टमक के कंटेंट आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। जब पेशेंट को वॉमिटिंग होगी तो क्या होगा, स्टमक के अंदर एसिड होता है, तो एसिड का लॉस होगा, एसिड लॉस होगा तो पेशेंट को अल्कलोसिस हो जाएगा, और एसिड कौन सा होता है, HCl, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है पेशेंट को, ठीक है। क्लोराइड का लॉस हुआ, H का लॉस हुआ, क्लोराइड के लॉस से हाइपोक्लोरीमिया हो गया और H आइंस के लॉस से अल्कलोसिस हो गया, ठीक है। अच्छा, और इन्वेस्टिगेशन क्या की जा सकती है, अल्ट्रासाउंड की करके देखा जा सकता है, और मैनेज कैसे करेंगे, होता क्या है बेसिकली, ये स्टमक है, स्टमक के आगे ये अगर ड्यूडेनम शुरू हो रही है, इस जगह पे पाइलोरस है, तो यहाँ पे अगर ड्यूडेनल अल्सर होगा, अल्सर का फाइब्रोसिस हो तो क्या होगा, फाइब्रोसिस की हीलिंग में क्या होगा, और ड्यूडेनल पाइलोरस तंग होता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काज इज़ अल्सर, और दूसरी क्या सकता है, यहाँ पे कोई मेलिग्नेंसी डेवलप हो जाए, तो सेकंड काज इज़ मेलिग्नेंसी, सी स्टमक या ड्यूडेनम का कोई कार्सिनोमा, ठीक है। तो अल्सर मोस्ट कॉमन काज है, और सेकंड इम्पोर्टेंट इज़ मेलिग्नेंसी। मैनेज कैसे करेंगे, उस सुराख को रिपेयर करेंगे, तो उसको कहते हैं पैलोरोप्लास्टी, पैलोरस को रिपेयर करना। अच्छा जी, सर्जरी का इंतहा इम्पोर्टेंट एक्सरे तकरीबन हर दूसरे इम्तिहान में आता है कि एयर फ्लो लेवल्स, एयर फ्लो लेवल्स पे क्या नज़र आ रहा है हमें, ये बेसिकली ये एक्सरे किस चीज़ का है, इरेक्ट एक्सरे एब्डोमेन,
इरेक्ट एक्सरे, पेशेंट को जब खड़ा हो उस वक्त एक्सरे लेना है आपने। डायग्नोसिस, काजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, एक्सरे किस टाइप का करना है और मैनेज कैसे करेंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आपको लाजमी किसी न किसी स्टेज पे इम्तिहान में आएगा, ठीक है। दिस इज़ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। तो नज़र क्या आ रहा है, डिस्टेंडेड बाउल लूप्स हैं और मल्टीपल एयर फ्लो लेवल्स हैं विद नो गैस शैडो इन कोलन, ठीक है। ये हम लोग इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते होते हैं कि ये स्मॉल बाउल है कि लार्ज बाउल है। नॉर्मली अगर यहाँ पे भी हमें इस तरह के लेवल्स नज़र आ रहे होते तो ये लार्ज बाउल भी साथ इन्वॉल्व होती, क्योंकि ये सारा एरिया ये स्मॉल बाउल का है तो ये मोस्ट लाइकली, और यहाँ पे बाउल और गैस शैडोज एब्सेंट हैं तो मोस्ट लाइकली दिस इज स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, इंडिजिनम रेगुलरली प्लेस वाल्वुलर कॉन्टिनेंटिस। अच्छा, डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन और एडायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन से क्या मुराद है कि कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जिसने इंटेस्टाइन्स को रोक दिया हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फीसिस हो सकते हैं, गॉलस्टोन्स हो सकता है, वर्म्स हो सकते हैं, फॉरेन बॉडी हो सकती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, एडहेजन्स हो सकती हैं, बैंड्स हो सकते हैं, हर्निया और वाल्वुलस, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती हैं। तो इसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है इंट्राम्यूरल, इंटरल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। मीन्स के बाहर से कोई चीज़ प्रेशर डाल रही है, ल्यूमन के अंदर को मसला आ गया हुआ है, या गट की अपनी कोई प्रॉब्लम हो गई हुई है, ठीक है। और एडायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन से क्या मुराद है कि गट थकी हुई है, गट की जो नर्व कंडक्शन है वो डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। तो किसी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है पोस्ट ऑफ पेरिटोनाइटिस, क्रोनिक किडनी डिजीज़, हाइपोकैलीमिया और वेस्कुलर ऑक्लूजन, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं पैरालिटिक आइलियस या एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे, वर्ड याद रखना है रिससिटेशन, जो हमने पहले भी बात की थी, रिससिटेशन, ठीक है। एनपीओ करवाएंगे, एनजी डालेंगे, आईवी फ्लोर्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशंस भेजेंगे, इनपुट आउटपुट मॉनिटर करेंगे, पल्स ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, और पेशेंट कंजर्वेटिव से मैनेज नहीं हो रहा तो फिर उसको सर्जरी के लिए लेके जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अगर पेशेंट का ये वाला एक्सरे आप लोगों को मेडिसिन में भी आ सकता है और सर्जरी में भी आ सकता है। तो ये आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, होमोजेनस ओपेसिटी इन द राइट मिडल ऑफ द लंग्स। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये थायराइड का शेडो है। थायराइड कौन सा वाला, जो कि आपकी रिट्रोस्टर्नली एक्सटेंड हुआ है। थायराइड नॉर्मली आपकी नेक में होता है ना, तो नेक से नीचे आ गया हुआ था, रिट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन हुई है इस पेशेंट की। तो डायग्नोसिस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, फिजिकल साइंस क्या होंगे, मैनेज कैसे करेंगे, और थायराइड स्कैन की इंडिकेशंस क्या होती हैं। अच्छा जी, तो डायग्नोसिस इज रिट्रोस्टर्नल गॉइटर, जो कि आपकी नेक, ये नेक है, ये नीचे चेस्ट है। अब नेक के अंदर से ये बाजू है, नेक के अंदर से एयरवेज भी गुजर रहा है, ब्लड वेजल्स भी गुजर रही हैं, ठीक है। तो अगर ये थायराइड यहाँ पे पहुँचा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो क्या होगा, इन एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, पेशेंट को सांस लेने में मसला होगा। वेजल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो वेनस ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो आपको पता है ट्रेकिया के पीछे इसोफेगस पड़ी होती है, तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी एंड स्वेलिंग होगा, ठीक है। अच्छा, हम पेशेंट को कहते हैं अपने बाजू ऐसे ऊपर की तरफ करे, ठीक है। ऊपर जब करेगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन में इजाफा होगा, ये दबाव और ज़्यादा आएगा इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो है स्पिरिट वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेशेंट को रेडनेस स्टार्ट हो जाएगी चेहरे की, उस रेडनेस को हम कहते हैं
पेम्बर्टन साइन, पॉजिटिव पेम्बर्टन साइन होगा। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे, उस थायराइड को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, और थायराइड स्कैन किस कंडीशन में करवाते हैं, जब हमें शक हो कि ये इंक्रीज अपटेक हमें मिलेगा, टॉक्सिक नोडुलर गाइटर हो, उसमें हम लोग थायराइड स्कैन लाजमी करवाते हैं। पेशेंट हाइपरथायराइड हो और गाइटर हो तो स्कैन लाजमी करवाते हैं। अच्छा जी, अगेन इम्पोर्टेंट एक्सरे जो कि आप लोगों को ओएसपी में आ सकता है, दैट इज़ इंट्रावीनस यूरोग्राम। ठीक है, बेसिकली ये कंट्रास्ट दिया हुआ है, तो यूरिथ्रा के थ्रू कंट्रास्ट दिया है ऊपर तक, इसको हमने बेसिकली आईवी कंट्रास्ट दिया हुआ है। आईवी कंट्रास्ट से हमने देखना है कि किडनीज़ की परफ्यूजन कैसी है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर द रीनल स्टोन्स। अच्छा जी, बेसिकली दिस इज़ यूरिथ्रोग्राम, यूरोग्राम। बेसिकली इस पर नज़र क्या आ रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस नज़र आ रही है विद फिलिंग डिफेक्ट इन द रीनल पेल्विस। पेशेंट का फर्दर एग्जामिनेशन, फर्दर टेस्ट कौन सा करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, और इस पेशेंट में हम लोग परकुटेनियस लिथोटमी कर सकते हैं और ओपन सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बेसिकली ESWL क्या चीज़ है, दिस इज़ लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी, इलेक्ट्रिक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। बेसिकली जो स्टोन है उसको एक्सटर्नली शॉक दे के उसको छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। जो बड़ा स्टोन पास नहीं हो सकता, वो छोटे छोटे स्टोन बनिस्बत आसानी से पास हो जाएंगे। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। और PCNL परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी है। तो बेसिकली ये थ्रू स्किन के ही जाके उस स्टोन को रिमूव कर दिया जाए। और ओपन सर्जरी में पता है आपको कट ज़रा लंबा दिया जाएगा, कट लंबा दिया जाएगा। ठीक है, तो IV यूरोग्राम, दिस इज IV यूरोग्राम। तो IV यूरोग्राम में हमें क्या नज़र आ रहा है, एक बहुत बड़ा सारा स्टोन नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस साइड पे क्या नज़र आ रहा है कि ये किडनीज जो हैं वो बड़े हुए हैं। अच्छा जी, मेडिसिन और सर्जरी दोनों में ये आप लोगों का CT स्कैन आ सकता है। तो बेसिकली क्या नज़र आ रहा है, लिवर के अंदर एक बहुत बड़ी मैस नज़र आ रहा है, और मैस के अंदर क्या चीज़ है, सेप्टेशंस है, इसको हम कहते हैं डॉटर सिस्ट्स। डॉटर सिस्ट किस कंडीशन में बनती हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर। ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट ज़्यादातर औकात सिर्फ लिवर तक महदूद नहीं होता, ये आपकी किडनीज़ को, स्प्लीन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन इसके में लिवर यूजली ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और इसमें मैसिव हेपेटोमेगाली भी हो सकती है। हमने रियल लाइफ में इसके काफ़ी केसेस देखे हुए हैं। तो इसमें सही हार्ड मैसिव लिवर इन्लार्जमेंट होती है। तो डायग्नोसिस, सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ट्रीटमेंट और ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट लंबा होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। तो हाइड्रेटेड डिजीज़ ऑफ द लिवर है, एंटीबॉडीज़ करवाएंगे, ऑर्गेनिज्म इज एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। पेशेंट को मैनेज कैसे किया जा सकता है, थ्रू मेडिसिन, बेंडाजोल देते हैं। इससे ट्रीट ना हो रहा हो तो पेशेंट की सर्जरी करते हैं, या उसको पंक्चर करते हैं, एस्पायरेट करते हैं और दोबारा फिर एस्पायरेट करते हैं। ठीक है, एस्पिरेशन करते हुए ये ख्याल रखना होता है कि आपका जो एस्पिरेशन का जो फ्लूइड है वो लीक ना कर जाए, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जिस एरिया पे वो फ्लूइड गिरेगा, पेरिटोनियम में अगर फ्लूइड गिर जाता है लिवर की एस्पिरेशन के दौरान, तो पेरिटोनियम के अंदर भी वो आपको सिस्ट बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपको पता है इस फ्लूइड के अंदर क्या चीज़ है, वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं।
ठीक है। तो पहले ट्राई करते होते हैं, पहले एंटीबायोटिक दें, आप 3 to 4 वीक्स के लिए एंटीबायोटिक, लंबे अरसे के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसके बाद फिर ये सर्जरी और रिपेयर ट्राई करते हैं। अच्छा जी, जब बेरियम स्टडीज़ की जाती हैं, ये बेसिकली कंट्रास्ट है, वाइटिश शैडो जहाँ पे भी आपको नज़र आए तो आप समझ जाएं कि क्या चीज़ है, कंट्रास्ट दिया हुआ है। इसोफेगस सिर्फ नज़र आ रही हो, इसको हम कहते हैं स्वेलो, बेरियम स्वेलो। आपका स्टमक नज़र आ रहा हो, उसको कहते हैं बेरियम मील। आपकी स्मॉल गट नज़र आ रही हो, उसको कहते हैं बेरियम फॉलो थ्रू। ठीक है। और अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन नज़र आ रही हो तो इसका मतलब है कि इस कंट्रास्ट थ्रू रेक्टम दिया गया है, इसको कहते हैं बेरियम एनिमा। ठीक है। अच्छा, इस वजह से जब बेरियम का कंट्रास्ट का क्वेश्चन आता था तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का नेम लाजमी पूछते हैं। पॉजिटिव फाइंडिंग्स क्या हैं, ट्रीट कैसे करेंगे, और ड्यू क्लासिफिकेशन क्या होती है। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग गौर करें कि जो कंट्रास्ट है यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आके ये एब्सेंट है और ये फिर आगे जाना शुरू हो गया, तो इतना ज़्यादा कंट्रास्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फिलिंग डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? फिलिंग डिफेक्ट। ठीक है। अच्छा, बेरियम एनिमा है, एप्पल कोर अपीयरेंस है ऑन द सिग्माइड कॉलन, और पेशेंट का प्रोसीजर क्या करेंगे, हेमिकोलेक्टमी कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो तफसील है यूजुअली IMM सर्जरी के और पार्ट 2 के लेवल पे पूछी जाती है, लेकिन अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, हेमिकोलेक्टमी विद एंटीरियर रिसेक्शन और एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिटन में आता है, यूजुअली OSP में कम पूछा जाता है। ड्यूक A, B, C और D मीन्स कि मैलिग्नेंसी जो है सिर्फ बाउल वाल तक कन्फाइंड है, आगे पेरिटोनियम तक पहुंच गई है, पेरिटोनियम से आगे लिम्फ नोड तक पहुंच गई है, और लिम्फ नोड से आगे मेटास्टेसाइज हो गई है। ठीक है। तो ये कोलन की क्लासिफिकेशन है, ये रिटन के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये वाला देखिए आप लोग, तो ये हमारी ये वाली कौन सी बोन है, ये बोन का फ्रैक्चर हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये पटेला है, पटेला का फ्रैक्चर है। ठीक है। डायग्नोसिस, इमीडिएट मैनेजमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस। तो डायग्नोसिस क्या है, फ्रैक्चर ऑफ द पटेला। मैनेज कैसे करेंगे, पेन किलर्स देंगे और इमोबलाइज करेंगे। इमोबलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, थ्रू एक्सटर्नल कास्ट लगा के। ठीक है। अच्छा, डेफिनेट ट्रीटमेंट इसकी होती है ORIF, ये बेसिकली टेंशन बैंड वायरिंग है। तो आपने बेसिकली इन दोनों जो टूटे हुए पार्ट्स इसके हिस्से हैं उनको आपस में वायर कर देना है, ठीक है। जितने भी फ्रैक्चर्स हैं उनकी मेन कॉम्प्लिकेशंस वही हैं सारी जो हमने पहले डिस्कस की, नॉन यूनियन, मेल यूनियन, इन्फेक्शन। ठीक है। ये चूँकि जोड़ की इन्वॉल्वमेंट है, तो जोड़ अगर यूज़ ना हो तो आपको पता है जोड़ के अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है, तो सिनोवियल फ्लूइड गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो गया तो क्या होगा, जोड़ अकड़ जाएगा। तो नी स्टिफनेस बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक फीचर है। तो इसी वजह से जब इस पेशेंट को फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर के बाद उसकी फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल होती है। तो फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो जोड़ अपनी जगह पे
अकड़ जाएंगे, वो दोबारा पेशेंट को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना होगा। अच्छा जी, अनदर कोलेंजियोग्राम, इसमें आप देखें कि इसमें आप लोगों को किसी तरह की कोई स्कोप नज़र नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन इसमें आप लोगों को कंट्रास्ट नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम है, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम है, ठीक है। मोस्ट लाइकली ये इस सुई के थ्रू दिया गया है, ठीक है, यानी कि स्किन को pierce करते हुए लिवर के अंदर गए हैं, लिवर के अंदर से फिर लिवर में कंट्रास्ट दिया और इस कंट्रास्ट ने फिर सारी ये जो आपका वो है बिलियरी सिस्टम उसको इन्हांस कर दिया है। तो दिस इज़ पीटीसी, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, फाइंडिंग्स क्या हैं और इंडिकेशंस क्या हैं। अच्छा जी, जब परक्यूटेनियस डायग्नोसिस में पता चल गया, इन्वेस्टिगेशन का पता चल गया, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, मीन्स के सुई जब होनी है ना तो हेमरेज हो सकता है, बाइल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, क्योंकि उसमें जा रही है लिवर के अंदर, बाइल के अंदर जा रही है, तो बाइल लीकेज से बाइल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी बाइल डक्ट्स हो सकता है, इसको कोलेंजाइटिस कहते हैं, ठीक है, और पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। सीबीडी के ऊपर एक फिलिंग डिफेक्ट है, इस स्टेज पे हम बता नहीं सकते कि मलिग्नेंट है कि नॉन मलिग्नेंट है, ठीक है, तो अब मलिग्नेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपर एक्सटेंट ऑफ दी स्ट्रक्चर ऑफ दी सीबीडी, ये सीबीडी के ऊपर एक स्ट्रक्चर है कि आप लोग लिख सकते हैं कि फिलिंग डिफेक्ट है, मतलब कंट्रास्ट नहीं, यहाँ से यहाँ ये अगर सीबीडी यहाँ पे देखें कितनी मोटी नज़र आ रही है, और इस जगह पे आके देखेंगे कैसे ये सुकड़ गई है और यहाँ पे बिल्कुल ही वो है, ठीक है। तो इस एरिया में मोस्ट लाइकली पेशेंट को क्या है, फिलिंग डिफेक्ट है, मीन्स कि इस जगह पे कंट्रास्ट सही तरह पहुंचा नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, नेक का एक्सरे, ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, तो बेसिकली क्या नज़र आ रहा है आप लोग, वर्टिब्रास की शेप देखें तो कैसी नज़र आ रही है, ये कंटिन्यूएशन है और इस जगह पे ये कंटिन्यूएशन टूटी हुई है, ठीक है। ये वर्टिब्रा आगे की तरफ पुश हुआ है, ये सारे वर्टिब्रा देखें एक प्रॉपर चौकोर वर्टिब्रास है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी हुई है, ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी हुई है। तो बेसिकली क्या चीज़ है, ये नेक के वर्टिब्रा का फ्रैक्चर है, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है। तो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल है, किस वजह से कि इसके एग्जैक्ट पीछे आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस यहाँ से निकल रही है, अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस के निकलने से पहले पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाए, यानी कि C5 के लेवल पे, C4 के लेवल पे फ्रैक्चर अगर आ जाए, तो क्या होगा, पेशेंट को क्वाड्रिप्लीजिया होगा, उसके चारों लिम्ब मूव नहीं करेंगे। अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस के बाद फ्रैक्चर हो, तो T1 से नीचे फ्रैक्चर हो, तो पेशेंट को पैराप्लीजिया होगा, क्योंकि बाजों की जो नर्व सप्लाई है वो पहले ही निकल चुकी है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा था। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस यूजुअली C5 से T1 तक होता है, तो T1 के बाद फ्रैक्चर होगा तो पेशेंट को सिर्फ टांगों की वीकनेस होगी, और अगर C5 से ऊपर है लीजन, तो पेशेंट को क्वाड्रिप्लीजिया होगा, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्चर ऑफ C7, पैराप्लीजिया, मैनेज कैसे करेंगे, एनाल्जेसिया करेंगे, इमोबिलाइजेशन करवाएंगे, CT स्कैन करवाएंगे इस एरिया का, और एक्सरे में हम लोग AP व्यू, लेटरल व्यू और स्विमर्स व्यू देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, दिस इज़ यूरिथ्रोग्राम, मीन्स के कंट्रास्ट अगर आप लोग देखें तो कंट्रास्ट कहाँ से दिया गया है, यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू ये जा रहा है ब्लैडर के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, कॉमन काजेस, टू लेट कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट।
अच्छा, अब लोग गौर करें तो ये वाला जो एरिया है यूरिथ्रा का कितना बड़ा है, समझ लगे नहीं, और इस एरिया में से गुजरते हुए ये कितना बारीक हो गया हुआ है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो बाहर नहीं निकलेगा। बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, बैकवर्ड प्रेशर होगा। बैकवर्ड प्रेशर होगा तो किडनीज डैमेज होंगे, किडनीज का हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। ठीक है, और जब भी यूरिन स्टे करेगा तो क्या होगा, जब भी पानी खड़ा होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें बदबू आती है, तो पेशेंट को यूटीआई होगा। ठीक है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यूटीआई होगा और ब्लैडर स्टोन्स बनेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर बनने की रीज़न क्या हो सकती है, फुलिस डाला गया था, बुरी तरीके से डाला गया था, ट्रॉमा हुआ है, या पेशेंट को कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई हिस्ट्री ऑफ फॉल है, या फ्रंट सीट ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा था, स्टीयरिंग लगाया आके पेल्विस के अंदर। ठीक है, तो ट्रॉमा और इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, मैनेज कैसे करेंगे, इंटरनल यूरिथ्रोटमी करेंगे। इस स्ट्रक्चर को अंदर, स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि स्ट्रक्चर जो है ना अंदर कोई धागा सा लगा हुआ है, या उस इन्फ्लेमेशन हुई थी, उसके बाद फाइब्रोसिस हुई, फाइब्रोसिस की वजह से क्या हुआ कि वो एरिया जो है वो तंग हो गया हुआ है, तो उस तंग एरिया को अब हमने खोलना है। खोलने को कहते हैं यूरिथ्रोटमी, ओटमी। अच्छा जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरेज जो हर लेवल पे आप लोगों से पूछा जाता है, दैट इज़ फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस और अल्लाह। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं कोलीज फ्रैक्चर। ठीक है, कोलीज फ्रैक्चर, तो ये ये टूटी हुई हड्डी है, एंटीरियरली आ गई हुई है। ठीक है, डिफॉर्मिटी का नाम क्या है, डायग्नोसिस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और मैनेज कैसे करेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है। दिस इज़ कोलीज फ्रैक्चर। इसको हम लोग डिनर फोक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। डिनर फोक डिफॉर्मिटी से क्या मुराद है कि जैसे चम्मच होता है ऐसे हो गया है, अब ये हाथ नीचे की तरफ आ गया है, सॉरी बाजू नीचे की तरफ आ गया और हाथ ऊपर की तरफ चला गया, तो ये शेप बन रही है डिनर फोर्क की, चम्मच जैसी, बड़े चम्मच जैसी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि यहाँ से आपकी नर्व्स गुजरती हैं, स्पेशली मीडियन नर्व, तो मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है, ये जॉइंट इन्वॉल्वमेंट था, जॉइंट की स्टिफनेस होगी, और बाकी वही कॉम्प्लिकेशंस, मेल यूनियन, नॉन यूनियन, मीडियन नर्व कार्पल सिंड्रोम होगा पेशेंट को, और मसल्स की एट्रोफी हो सकती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे, इस एरिया को इमोबिलाइज करके और रिडक्शन करके, इसमें क्लोज रिडक्शन यूज़ होती है। ठीक है, अगर क्लोज रिडक्शन से पेशेंट को कोई नर्व इन्वायरमेंट आ रही हो तो नर्व को छुड़ाना ज़रूरी होता है, इस वजह से ज़्यादातर ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन भी की जा सकती है। ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन से क्या मुराद है, पेशेंट का ऑपरेशन किया जाएगा, सर्जरी की जाएगी। ठीक है, जबकि क्लोज रिडक्शन के अंदर क्या होता है, सिंपल उसकी कास्टिंग करते हैं। कास्ट का मतलब होता है इमोबिलाइज कर देंगे। इमोबिलाइज करने का अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि बोन्स जो आप जहाँ पे पड़ी होंगी वहाँ पे वो, अगर उनको इमोबिलाइज कर दिया जाए तो वहाँ पे वो जुड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि पेशेंट जो है वो ज़मीन पे गिरे, जैसे हम लोग अगर हिस्ट्री ऑफ फॉल हो तो हमारी ये जो रिस्ट है, रिस्ट का ये पोर्शन ज़मीन पे लगता है जाके, आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स पे फॉल हो, उससे पेशेंट को ये वाली डिफॉर्मिटी, ये वाला फ्रैक्चर होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये गडल्स एयरवे, ये आप लोगों ने पहले इसको देख लिया हुआ है, और ओरोफिंजियल एयरवे किस पेशेंट में कैसे यूज़ होता है। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरे, बेसिकली ये कंट्रास्ट है, जैसे मैंने कंट्रास्ट कहा था, अब इसमें हमें क्या कंट्रास्ट में क्या नज़र आ रहा है, इसोफेगस नज़र आ रही है।
ठीक है, तो इसोफेगस नज़र आ रही, तो इसोफेगस नज़र आ रही तो इसको क्या कौन सा कंट्रास्ट बोलेंगे, बेरियम स्वेलो। तो और इसमें नज़र क्या आ रहा है कि कंट्रास्ट जहाँ से आगे पास मुश्किल से हुआ है, ठीक है, विद स्मूथ टेपरिंग है। तो इरेगुलर टेपरिंग होती तो ये मेलिग्नेंसी होती है, स्मूथ टेपरिंग चूँकि है तो ये मोस्ट लाइकली दिस इज़ एक्लेजिया। ठीक है, अच्छा, बेरियम स्वेलो है, डायलेटेड प्रोक्सिमल इसोफेगस है और नर्विंग है, जिसको हम बर्ड बीक अपीयरेंस कहते हैं, रैट टेल अपीयरेंस, बर्ड बीक भी कहते हैं, रैट टेल अपीयरेंस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और डायग्नोसिस में क्या हो सकते हैं, एक्लेजिया के अलावा मेलिग्नेंसी हो सकती है और डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म हो सकता है। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस हम सस्पेक्ट अगर कर रहे हों एक्लेजिया, मेलिग्नेंसी, डिफ्यूज स्पैज्म, तो उन पेशेंट्स में हम लोग ये बेरियम स्वेलो करवाते हैं। मीन्स के पेशेंट को डिस्फेजिया हो, डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग हो, तो देखना है कि इसोफेगस में कौन सी एबनॉर्मेलिटी है इनमें से। ठीक है, तो बर्ड बीक अपीयरेंस होगी, स्मूथ टेपरिंग होगी तो एक्लेजिया होगा, अगर इरेगुलर मार्जिन हो गए तो स्ट्रक्चर होगा, अगर पूरी इसोफेगस ऐसे ऐसे है तो ये डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म होगा। ठीक है, अच्छा, एक्लेजिया को मैनेज कैसे करते हैं, सीसीबीज दे के या बोtulinum टॉक्सिन लगा के, या बेसिकली बोटॉक्स तो ब्रांड नेम है, बोtulinum लिखना चाहिए, बोtulinum टॉक्सिन से। और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली हेलर्स मायोटमी, हेलर्स मायोटमी। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरे के पेशेंट है, वो बिल्डिंग से गिर रहा था तो रास्ते में उसको रस्सी पे गिरा, रस्सी को उसने एकदम पकड़ने की कोशिश की, अब आपके पास आ गया है बाजू में पेन के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ है, नॉर्मली इस वाली बोन को इस जगह पे होना चाहिए था, इस वाले हेड को, ह्यूमरस के हेड को इस जगह पे होना चाहिए था, तो इस जगह से हट गया हुआ था। बेसिकली दिस इज़ इंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ द शोल्डर है। डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट। ठीक है, और अदर टाइप्स क्या हो सकती हैं डिस्लोकेशन की, तो डिस्लोकेशन ऑफ द शोल्डर है, तो एंटीरियर डिस्लोकेशन बेसिकली है, एंटीरियर डिस्लोकेशन। ठीक है, यहाँ से नर्व कौन सी गुजरती है, अगर आपको याद ना और फ्रैक्चर में मैंने कॉम्प्लिकेशंस क्या लिखनी है तो यही लिखा करें, नियर बाई नर्व इंजरी, नियर बाई वेसल इंजरी। ठीक है, नर्व इंजरी, ब्रेकल प्लेक्सिस और रेडियल नर्व, ब्रेकल आर्टरी और रोटेटर कफ इंजरी, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे कि इस बोन को वापस पुश किया जाए, मैनो रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन, स्लिंग का यूज़ करना, और अगर पेशेंट बार बार हो रहा हो तो उसको सर्जरी करके करेक्टिव प्रोसीजर्स किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं डिस्लोकेशन की, इंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर। अच्छा जी, एक्सरे ऑफ दी अपर लिम्ब, तो बेसिकली क्या हुआ है, ये फ्रैक्चर है दोनों रिब्स, दोनों बोन्स का, फोर आर्म की दोनों बोन्स का, तो रेडियस और अल्ना का फ्रैक्चर है। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे, क्लोज रिडक्शन, एक्सटर्नल मोबिलाइजेशन, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन या एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा के। कॉम्प्लिकेशंस वही हैं, लेकिन इसके अंदर ये एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हमने क्या बात की थी, क्या चीज़ होती है, जब फ्रैक्चर होगा, अडीमा होगा, अडीमा होने की वजह से क्या होगा, बाजू आपका फूलना शुरू हो जाएगा, फूलेगा तो क्या होगा, अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो आपकी ये एग्जैक्ट वही मैकेनिज़्म है जिससे हम लोग बीपी कफ लगाते हैं, आपकी ब्लड वेजल्स कंप्रेस होना शुरू होगी, ब्लड वेजल कंप्रेस होगी तो आपकी हाथ की ब्लड सप्लाई कम होगी। ठीक है, तो इस्कीमिया होगा। ठीक है, अच्छा,
तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है हमेशा कंपार्टमेंट सिंड्रोम का? फेशियोटमी करना। यहाँ पे एक टक लगा देते हैं, टक लगा के ये रिमूव कर देते हैं प्रेशर। ठीक है। नॉन जूनियन मेल जूनियन नर्व इंजरीज, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है। और प्लेट्स भी डाली जाती है और नेल्स भी डाले जाते हैं मैनेजमेंट में। एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ वन कैविटी इनटू अनदर कैविटी, या इसको कहते हैं हर्निया। तो ये पैराअम्बिलिकल हर्निया है, स्वेलिंग है बेसिकली। तो स्वेलिंग के कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को पता होना चाहिए। लोकेशन क्या है, ओवरलाइन स्किन कैसी है, रिड्यूसिबल है नॉन रिड्यूसिबल है, ट्रांसइल्यूमिनेशन कैसी है, टेंडर है नॉट टेंडर है। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, और वायबल नॉन वायबल गट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मीन्स के गट अलाइव है कि नॉट अलाइव है। तो जैसे पैरामेडिकल हर्निया था, म्यूज़ रिपेयर करते हैं, मैश रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो ये वाला हर्निया है, इसके अंदर अगर आपकी गट आ जाती है तो गट को क्या होगा, गट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले फीचर्स आएंगे, पेशेंट को वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, डिस्टेंशन होगी, और ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो गई है तो उसको क्या करेंगे, उसको कहते हैं स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब गला घुटना, फांसी देना। ठीक है। अच्छा, जब पेशेंट की सर्जरी हो तो हमें ये देखना पड़े कि गट अलाइव है कि नॉट अलाइव। जो अलाइव है उसका कलर पिंक होगा, उसमें पेरिस्टालसिस होगी, उसकी मेजेंट्री में पल्सिस मौजूद होंगी। जबकि जो गट अलाइव नहीं रही उसको क्या होगा, उसका कलर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, उससे पेरिस्टालसिस नहीं होगी और पल्सिस नहीं होगी मेजेंट्री के अंदर। ठीक है। तो ये वाला जो गट का एरिया है जो वायबल नहीं है, इसको हमेशा क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। अगर डेड गट अंदर पड़ी रहे तो क्या होगा, उस डेड गट के अंदर ख़तरनाक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, पेशेंट सेप्सिस में जाएगा। ठीक है। और पेशेंट की डेथ हो सकती है। इस वजह से प्री सर्जरी आपने गट की वायबिलिटी लाजमी देखनी है। गट ये देखनी है, गट ज़्यादा देर तक अगर ऑब्स्ट्रक्शन में रहेगी, स्ट्रेंगुलेशन होगी तो गट डेड हो जाएगी। ठीक है। और डेड गट को निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, पेशेंट की सर्जरी की गई, सर्जरी करने के बाद उसकी कोलन अभी फ़ौरन कोलन जो है वापस स्टिच नहीं की गई, तो उसको स्किन के ऊपर ला के बांध देते हैं। ठीक है। उसको कहते हैं कोलोस्टमी करना। अब चूँकि पता है आपको गट के अंदर हमेशा सिक्रीशंस होती हैं, स्टूल होगा, कोलन है चूँकि कोलन के अंदर स्टूल होगा। ठीक है। तो स्टूल को ड्रेन करने के लिए बैग लगाया जाता है, उसको कहते हैं कोलोस्टमी बैग। तो आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टोमास, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कोलोस्टमी, और व्हाट इज रिकमेंडेड प्रायर टू द क्लोजर ऑफ द कोलोस्टमी। लेटर स्टेज पे जाके इस कोलोस्टमी को बंद करना होता है, गट की कंटिन्यूएशन मेंटेन करनी होती है। ठीक है। बेसिकली स्टोमा बैग है, लूपिलोस्टमी, लूप कोलोस्टमी और एंड कोलोस्टमी ये की जाती हैं। कोलोस्टमी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। अब ये भी चूँकि गट ऐसे, गट नीचे से ऐसे है और ऊपर से ये हम गट का एक पार्ट पकड़ के हमने स्किन के ऊपर ऐसे टाई कर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये उसका ये यहाँ पे इस जगह पे बैग लगेगा ये वाला। ठीक है। तो गट के जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ से इस बैग में इकट्ठे होंगे। ठीक है। अच्छा, चूँकि ये गट की डिसकंटिन्यूएशन है, गट यहाँ से एक वॉल इसकी निकाली गई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये इसको दोबारा हम लोग रिपेयर करके ऐसे इसका पूरा जोड़ वापस बनाएंगे तो इस जगह पे इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के नतीजे में फाइब्रोसिस होगी। ठीक है। तो ये वाला एरिया बारीक हो सकता है, स्टीनोज हो सकता है। तो स्टीनोसिस हो सकती है, रिट्रैक्शन हो सकती है, पेरिस्टल हर्निया हो सकता है, प्रोलैप्स हो सकता है और नेक्रोसिस हो सकता है इस एरिया का। ठीक है। ये सारी
कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि जब पेशेंट की इलियोस्टमी या क्लोस्टमी की गई है तो क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब इस पेशेंट इसको बंद करना है तो बंद करने से पहले ये इंश्योर करना है कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए बेरियम स्टडीज़ और लूपोग्राम करवाया जाता है। मीन्स के इस लूप के अंदर, इस इलोस्टमी स्टोमा के अंदर कंट्रास्ट देते हैं। कंट्रास्ट दे के ये कंट्रास्ट देखते हैं कि आगे से जा रहा है, फैल रहा है दोनों डायरेक्शंस के अंदर। अगर ना फैल रहा हो तो इसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट को, जिस रीज़न के लिए वो इलोस्टमी की गई थी वो रीज़न अभी हल नहीं हुई। ठीक है, वो उससे पहले ही हम इसको बंद कर देंगे तो पेशेंट फिर दोबारा एक्यूट एब्डोमेन के साथ आपके पास प्रेजेंट होगा। अच्छा जी, स्वेलिंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ द ईयर, जिसको हम प्री ऑरिकुलर स्वेलिंग कहते हैं। तो ये एरिया किस चीज़ का है? यहाँ पे प्रोटेड ग्लैंड होता है, तो मोस्ट लाइकली प्रोटेड ग्लैंड की स्वेलिंग होगी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, कॉजेस और यहाँ से नर्व कौन सी गुजरती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो है। तो मोस्ट लाइकली ये प्रोटेड ग्लैंड है। प्रोटेड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है किसी भी वजह से, वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसको पेरोटाइटिस कहें। इन्फ्लेमेशन के नतीजे में एब्सेस प्रोड्यूस हो गई या कोई मेलिग्नेंसी है, जो प्रीमॉर्फिक एडिनोमा हो या कार्सिनोमा हो। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड है प्रोटेड ग्लैंड, इसके पीछे से फेशियल नर्व गुजरती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व गुजरती है। तो पेशेंट को होगा क्या? फेशियल पाल्सी होगी, बेल्स पाल्सी होगी, लोअर मोटर टाइप ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी होगी।